2 दिसंबर साल 2019 को मुंबई के अंदर महिम बीच पर रोज़मर्रा की तरह कुछ लोग यहाँ पर टहल रहे थे। अब जैसे ही ये लोग उस बीच पर टहल रहे होते हैं, अचानक से किसी व्यक्ति की नज़र वहीं पर रेत पे पड़े हुए एक वाइट कलर के ब्रीफकेस पे जाती है। ये जो वाइट कलर का ब्रीफकेस था, उसके पास लोग पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि इस ब्रीफकेस के अंदर शायद कुछ संदिग्ध है और एक हाथ जैसा कि उसके बाहर आया हुआ है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अच्छा, जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस ब्रीफकेस को अपने कब्जे में लिया जाता है और सारी चीज़ें जब बहुत बारीकी से चेक किया जाता है तो पता ये चलता है कि इस ब्रीफकेस के अंदर एक इंसानी हाथ है और एक इंसानी पाँव है। लेकिन ये जो इंसानी हाथ था और ये जो इंसानी पैर था, ये किसी कपड़े में लिपेट कर इस ब्रीफकेस के अंदर रखे गए थे। बात साफ थी कि खून का कोई भी छींटा बाहर ना आ जाए, इसलिए ये जो हाथ और पाँव कटा हुआ है वो उस ब्रीफकेस के अंदर रख कर कपड़े में लपेटा गया था। अब वहाँ पर उस ब्रीफकेस के अंदर ना तो डेड बॉडी का सर मिला, ना उसका धड़ मिला तो बस उसका हाथ और उसका पाँव, और बस महज वो कुछ कपड़े जो उस ब्रीफकेस के अंदर इन पार्ट्स को लपेट कर रखे गए थे। लेकिन दोस्तों, पुलिस के लिए ये केस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। आखिरकार इस जगह पर इस तरीके से डेड बॉडी के कुछ पीसेस आना, एंड दोस्तों हत्या किसने की थी, मरने वाला व्यक्ति कौन है, ये सारे सवाल पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। लेकिन जैसे जैसे आप लोग इस कहानी में बढ़ेंगे तो आप लोग ये सोचेंगे, जैसा कि हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूँ कि पुलिस अगर चाहे तो जो कातिल होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसे पाताल से भी पकड़ लाती है। और सेम कुछ इस कहानी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। तो चलते हैं दोस्तों, पूरी कहानी डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आप लोग को समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। अब चूंकि अगर डेड बॉडी के कुछ पीसेस वहाँ पर मिले थे तो इस केस को सुलझाना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए पुलिस सबसे पहले गोताखोरों की टीम को बुलाती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि अगर डेड बॉडी के कुछ पीसेस यहाँ पर ब्रीफकेस में इस रेत पर पड़े हुए हैं तो हो सकता है कि कुछ ब्रीफकेस या फिर कोई अदर बैग समंदर के अंदर मौजूद हो। इसलिए पुलिस उन गोताखोरों की मदद से एक छोटा सा सर्च अभियान चलाती है। लेकिन दोस्तों, आधा एक घंटे तक सर्च अभियान चलता है, लेकिन पुलिस को यहाँ से कुछ भी हाथ नहीं लगता है। एंड उसके बाद में पुलिस ये सोचने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि 48 से 24 घंटों के अंदर नज़दीकी जितने भी पुलिस थाने हैं वहाँ पर किसी की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई हो। अगर कहीं पर कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई होगी तो उसके आधार पर हम लोग पूछताछ करेंगे, परिवार को डेड बॉडी के हिस्से दिखाएंगे और पहचान हो जाती है तो उसके बाद में केस का खुलासा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, महज ये तो अभी इस केस की शुरुआत थी। इस केस में अभी आगे क्या क्या होना है ये आप लोग आगे जानेंगे। जब दोस्तों पुलिस ने जितने भी थाने थे उन सारे ही थानों से जो रिपोर्ट मांगी कि किसी की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई है या फिर नहीं कराई गई है, तो पता ये चलता है कि कहीं से भी किसी की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई है। अब दोस्तों, जब किसी भी नज़दीकी थाने से किसी भी व्यक्ति की कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिलती है तो पुलिस इस पूरे केस में अभी और अपने पाँव इधर उधर मारती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को कहीं से भी कोई सबूत हाथ लगता नहीं है। इसलिए अब ये जो केस था ये क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है, क्योंकि इस पूरे केस की चर्चा पूरे मुंबई के अंदर हो गई थी। अब क्राइम ब्रांच सबसे पहले इस केस को जब अपने हाथ में लेती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन जब चालू करती है तो उस बैग के अंदर से जो सामान मिला था उसको बहुत ही बारीकी से एनालाइज करती है और जो डेड बॉडी के पीसेस मिले थे उनको फॉरेंसिक के लिए भेजती है। जो डेड बॉडी के हाथ और पाँव के जो पीसेस थे उनसे पता ये चलता है कि ये डेड बॉडी तकरीबन 3 से 4 दिन पुरानी है, यानी इस व्यक्ति की हत्या तकरीबन 3 से 4 दिन पहले कर दी गई है। यानी 2 दिसंबर साल 2019 को ये डेड बॉडी के पीसेस मिले थे और हो सकता है कि 26 से 27 नवंबर साल 2019 को इस व्यक्ति की हत्या की गई हो, ऐसा फॉरेंसिक रिपोर्ट में आता है। अब पुलिस को इतना तक पता था कि हत्या लगभग 3 से 4 दिन पहले की गई है। उसके बाद में पुलिस उस बैग के अंदर जो सामान मिला था उसको भी बहुत बारीकी से एनालाइज करती है, तो पता ये चलता है कि इस बैग के अंदर एक पैंट मिली थी, एक वाइट कलर की शर्ट मिली थी और एक रेड कलर का स्वेटर मिला था। अब पुलिस इन सारी चीज़ों को जब बहुत बारीकी से एनालाइज कर रही थी तो पैंट और स्वेटर से तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन शर्ट के ऊपर जिस टेलर ने उस शर्ट को लिखा था उसकी दुकान का टैग लगा हुआ था। लिहाजा अब पुलिस ये पता करती है कि इस तरीके की दुकान किसकी है और इस तरीके का टैग कौन लगाता है। तो पता ये चलता है कि ये जो दुकान है ये एल्मो मेंस वियर नाम से है, जो कि मुंबई के कुर्ला में स्थित है। अब जो पुलिस की टीम थी तुरंत मुंबई के कुर्ला पहुंच जाती है एल्मो मेन वियर्स शॉप पर, और वहां पर जाने के बाद में कहती है क्या ये शर्ट तुमने ही सिली है।
और तुम्हारी दुकान का इस पर टैग लगा हुआ है। तो उसके बाद में वो जो व्यक्ति था अपनी डायरी निकाल कर ये सारी चीज़ें चेक करने लगता है कि आखिरकार ये शर्ट कौन सिलवा कर लेके गया था। क्योंकि दोस्तों अमूमन अगर आप लोग भी टेलर की दुकान पर जाते हैं वो सबसे पहले आपका नाप लेता है, उसके बाद में आपका नाप आपके कपड़े पर लिख देता है एंड उसके बाद में आपके कपड़े की एक कोर काट कर वो एक पर्चे में एक तरीके से स्टेपलर कर देता है, ताकि कभी भी अगर कोई व्यक्ति उस शर्ट को लेने के लिए आए वो पर्चा लेकर तो वो उसकी शर्ट दे सके। अब दोस्तों जब वो टेलर अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें चेक करता है कि आखिरकार ये बिल किसके नाम का था और इस तरीके की शर्ट किसकी थी, तो आखिरकार उसको कामयाबी मिलती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों के लिए जो जानकारी थी वो अधूरी थी, क्योंकि उस डायरी के अंदर उस व्यक्ति का नाम तो मिला था लेकिन ना उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर और ना उसका कोई एड्रेस मौजूद था। लिहाजा पुलिस को चलो थोड़ी बहुत तो लीड यहाँ पर मिली थी कि इस व्यक्ति का नाम बेनेथ रिबेलो था। अब बेनेथ रिबेलो उसको मुंबई में कहाँ ढूंढा जाए बस एक नाम के सहारे, ये पुलिस के लिए आसान नहीं था, क्योंकि मुंबई का शहर कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। लिहाजा पुलिस अब इस पूरे केस को सुलझाने के लिए जो सोशल मीडिया पे फेसबुक साइट है उसका सहारा लेती है एंड फेसबुक पर बेनेथ रिबेलो नाम से सर्च किया जाता है तो वहाँ पर हज़ारों आईडी मिलती हैं, लेकिन अब उसमें से एक बेनेथ रिबेलो को ढूंढना ये पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन उस बैग के अंदर पैंट और शर्ट के अलावा एक रेड कलर की स्वेटर भी मिली थी। जब उस स्वेटर के आधार पर देखा जाता है तो एक व्यक्ति की प्रोफाइल की डीपी सेम वही स्वेटर पहने हुए मिल जाती है। अब जैसे ही वो स्वेटर की डीपी मिलती है, मानो जैसे पुलिस ने ये एक तीर जो था वो अंधेरे में चलाया था, लेकिन पुलिस का ये तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा था, क्योंकि पुलिस ने जिस फेसबुक की आईडी को ढूंढ कर निकाला था वो फेसबुक की आईडी किसी और की नहीं थी, बल्कि उसी बेनेथ रिबेलो की थी जिसकी डेड बॉडी के पीसेस वहाँ पर मिले थे। लिहाजा अब उसकी प्रोफाइल को अंदर जाकर खंगाला जाता है तो वहाँ पर एक आई कार्ड मिलता है। उस आई कार्ड में उस व्यक्ति का एड्रेस और मोबाइल नंबर मौजूद होता है। पुलिस मोबाइल नंबर को लगाती है लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है, उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही थी। लिहाजा पुलिस को जो एड्रेस उसमें मिला था पुलिस उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और ये एड्रेस था मुंबई के अंदर एक जगह पड़ती है सेंट्रा क्रूज ईस्ट। इसी सेंट्रा क्रूज ईस्ट में इसका घर था। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद में भी पुलिस को निराशा ही हाथ लगती है। दरअसल इसका जो घर था उस घर में ताला पड़ा हुआ था। अब पुलिस करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। इसलिए पुलिस आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं उनको वो फेसबुक की पोस्ट दिखाती है और कहती है कि ये घर क्या इसी व्यक्ति का है। तो लोग शनाख्त कर लेते हैं, कहते हैं कि हाँ ये घर तो इसी व्यक्ति का है। पुलिस पूछताछ करती है कि ये व्यक्ति कहाँ है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या काम करता है। तो लोग बताते हैं कि ये व्यक्ति यहीं रहता है, लेकिन पिछले 5-6 दिन से ये व्यक्ति गायब है। ना हमने उसे देखा है और न एक बार भी बुखार आया है। इस व्यक्ति की एक बेटी भी है जिसका नाम आराध्या पाटिल है, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस इन दोनों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश तो करती है, लेकिन दोस्तों पुलिस को निराशा ही हाथ लगती है। कहीं से पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। जब पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है तो पुलिस सोचती है कि इसके घर का जो ताला है अब उस ताले को तोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर ताले को तोड़ा जाएगा तो हो सकता है कि इस घर के अंदर से हमें कोई प्रूफ मिल जाए, और पुलिस वैसा ही करती है। और दोस्तों पुलिस उसके बाद में इस घर का ताला तोड़ती है एंड ताला तोड़ने के बाद में जब अंदर घुसती है तो वहाँ का जो दृश्य था पुलिस को थोड़ा सा संदिग्ध लगता है। उस घर के अंदर जब बहुत ही बारीकी से छानबीन की जाती है तो पुलिस को वहाँ से कुछ खून के छींटे और कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ता हुआ मिलता है एंड वहाँ से पुलिस को एक डायरी भी मिलती है। उस डायरी के बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये डायरी आराध्या पाटिल ने लिखी थी, यानी इस बेनेथ रिबेलो की उस बेटी ने जिसका नाम आराध्या पाटिल था। अब जब इस डायरी को खोलकर पढ़ा जाता है तो इसके अंदर एक नोट लिखा हुआ होता है जो कि बहुत साफ साफ था, और उस नोट के अंदर ये लिखा होता है कि मुझे माफ़ कर देना। जिस व्यक्ति ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया, मेरी हर तमन्ना को पूरा किया, मुझे बेटी की तरह बेइंतहा मोहब्बत की, आज मैंने उसी का कत्ल कर दिया है। सॉरी सॉरी सॉरी। जब इस तरीके का नोट पुलिस देखती है तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि जो आराध्या पाटिल थी वो उसकी सगी बेटी नहीं थी, या फिर उसकी पाली हुई बेटी थी, या फिर सगी बेटी थी, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ें साफ हो चुकी थी, क्लियर हो चुकी थी कि बेनेथ रिबेलो की हत्या के पीछे अगर किसी का हाथ है तो उसकी बेटी आराध्या पाटिल का हाथ है। लिहाजा अब जो पुलिस थी सबसे पहले आराध्या पाटिल की तलाश करती है। आराध्या पाटिल की जब मोबाइल नंबर की लोकेशन, ये सारी चीज़ें खंगाली जाती हैं तो आखिरकार घाट कूपर से आराध्या पाटिल की लोकेशन मिल जाती है। पुलिस पहुंचती है और घाट कूपर से आराध्या पाटिल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में उसे पुलिस थाने लेके आया जाता है और आराध्या पाटिल से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल किया जाता है कि तुम्हारे जो पिता बेनेथ रिबेलो हैं वो कहाँ हैं। अब जैसे ही आराध्या पाटिल से उसके पिता बेनेथ रिबेलो के बारे में पूछा जाता है, आराध्या पाटिल जो थी उसने कोई भी तैयारी नहीं कर रखी थी।
उसको लग रहा था कि पुलिस उसको ढूंढ ही नहीं पाएगी और पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी। तो उसके बाद में आराध्या पाटिल पुलिस के सवालों के सामने अटकने लगती है। अब पुलिस समझ जाती है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि आराध्या पाटिल ही है। इसलिए आराध्या पाटिल अब उस पुलिस के सारे सवालों के जवाब सही तरीके से देने लग जाती है। पुलिस जब सख्ती दिखाती है तो आराध्या पाटिल टूटती है और टूटने के बाद में बताती है कि उसके जो पिता बेनेथ रेबेलो थे वो उसके सगे पिता नहीं थे। दरअसल कुछ साल पहले उन्होंने उसे गोद लिया था, बाकायदा लिखित में गोद लिया था, पेपर्स भी तैयार कराए थे। और उनके जो पिता बेनेथ रेबेलो थे उनकी पहले 2 शादी हो चुकी थी और दोनों पत्नियों से वो अलग रहते थे। मेरे पिता एक म्यूजिशियन थे और वो गिटार वगैरह बजाया करते थे और उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी और जब मैं 19 साल के आसपास हो गई तो उस समय मेरे जो पिता थे उनकी नज़र मेरे ऊपर बिगड़ने लगी और वो मेरे साथ वो करने लगे जो एक बाप अपनी बेटी के साथ में 1000 बार भी करने से सोचेगा। वो मेरा शारीरिक शोषण करने लगे। अब ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ होती रहीं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। उसके बाद में मैं एक दिन मंदिर जाती हूँ और वहीं पर मेरी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसकी उम्र 17 साल के आसपास थी। हालांकि वो उम्र में मुझसे महज 2 साल छोटा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद में हम दोनों के बीच में दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं और उसके बाद में मैं उसके अपने दिल का राज बताती हूँ कि मैं किस किस परेशानियों से गुजर रही हूँ, मेरे पिता मेरे साथ में क्या करता है। तो जो मेरा 17 साल का बॉयफ्रेंड था उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे ऊपर जो परेशानियां हैं हम मिलकर उस परेशानियों का सामना करेंगे और तुम्हारे पिता से हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छुड़ा देंगे। उसके बाद में हम लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत हम लोग फैसला लेते हैं कि जो बेनेथ रेबेलो है हम लोग उसकी हत्या कर कर उसकी डेड बॉडी को इस तरीके से ठिकाने लगा देंगे कि किसी को कानो कान खबर नहीं मिलेगी। उसके बाद तारीख आती है 26 नवंबर साल 2019 और इसी 26 नवंबर साल 2019 को उसके जो पिता बेनेथ रेबेलो थे ये अपने काम काज के सिलसिले में बाहर जाते हैं। उसी समय आराध्या पाटिल अपने उस बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। दोनों मिलकर घर के अंदर पूरी प्लानिंग करते हैं। मर्डर का हर सीन तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद में शाम के वक्त बेनेथ रेबेलो आता है। उसके बाद में आराध्या जो थी वो बेनेथ रेबेलो से झगड़ा कर देती है। उसी बीच में बॉयफ्रेंड भी निकल आता है और दोनों मिलकर किसी भारी भरकम चीज़ से इस बेनेथ रेबेलो के सर पर वार करते हैं, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब मौके पर उसकी मौत हो जाती है तो उसके मुंह के अंदर मॉस्किटो कॉइल भर दिया जाता है और उसके बाद में ये लोग मार्केट जाते हैं, वहाँ से कुछ चाकू, कुछ ब्रिकेस, कुछ सामान ऐसा खरीद के लाते हैं जिससे ये डेड बॉडी के पीसेस कर सकें। और उसके बाद में ये लोग ऐसा ही करते हैं, कहीं पर हाथ रखते हैं, कहीं पर पैर, कहीं जिस्म, कहीं सर, कहीं आँख, कहीं नाक। इस तरीके से डेड बॉडी के पीसेस अलग अलग बैगेज में कर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए जाते हैं। दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो यहाँ पर आराध्या सोचने और समझने को मजबूर थी कि आखिरकार पुलिस ने उसे ढूंढा कैसे। अगर आराध्या ने उस ब्रीफकेस के अंदर उस शर्ट को ना छोड़ा होता तो शायद ये केस कभी खुल ना पाता। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि कातिल जो होता है वो पुलिस की गिरफ्त से कभी बच नहीं सकता। पुलिस कातिल को ढूंढ निकालती है, चाहे वो पाताल में ही भी छुपा हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस केस के अंदर कैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और कैसे एक अंधे मर्डर का पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों, आराध्या चूंकि बालिग थी उसको सज़ा होती है और उसका जो बॉयफ्रेंड था 17 साल का उसका बाल सुधार गृह भेजा जाता है। तो इस तरीके से जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो लोग वाकई हैरान परेशान होते हैं। बाकी दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। इस स्टोरी के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।